सबको प्रणाम और सुप्रभात बच्चों। उपस्थित हूँ आप सबके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट जिसका नाम है इंग्लिश। चलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों को आज पढ़ना है चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, यानी कि रूल नंबर 8, चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसको बोलते हैं, जरा इस पे थोड़ी सी बात कर लें। देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हम पढ़ चुके हैं, वो जिसमें विस्मय हो, आश्चर्य हो, है ना, सडन फीलिंग ऐसी हो जिसमें आश्चर्य हो या कुछ दुख टाइप का हो, इस टाइप का। तो एक्सक्लेमेटरी अचानक की खुशी, अचानक का दुख, अचानक की सरप्राइज या अचानक से हुआ वंडर, आश्चर्य, अचानक से हुआ कुछ भी, सडनली जो फीलिंग होती है वो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में बयान करते हैं, स्टेट करते हैं। ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट स्पीच में बोलता है, यानी कि राम ने श्याम से कहा था या राम ने कहा था, अरे वाह, ये कितनी सुंदर मूवी है, ये कितनी सुंदर पिक्चर है या फोटो है, या कितनी बढ़िया मूवी है, कुछ भी। तो ये जो अरे वाह, क्या बढ़िया मूवी है, क्या सुंदर पिक्चर है, ये जो उसका उस समय का भाव है, जो उसके शब्दों में कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच में, इसे ही अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कहा जाएगा तो क्या कहेंगे कि राम ने आश्चर्यचकित होकर कहा था कि वो बहुत सुंदर मूवी थी या सुंदर पिक्चर थी या बहुत ही बढ़िया पिक्चर थी। समझ रहे हो? तो इसका मतलब तब जो आश्चर्य व्यक्त किया था, अब वो आश्चर्यचकित हुआ ऐसा जरूर बताएंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, लेकिन उसके शब्दों को नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो रूल लिख लो, रूल नंबर 8 के जितने भी सब रूल हैं उसमें सबसे पहला सब रूल स्टार्ट करो बच्चों। सब रूल 1, exclamatory sentence changes into assertive sentence। assertive मतलब नॉर्मल डिक्लेरेटरी। ठीक। सेकंड सब रूल लिखो इसका, said to या said changes to exclaimed with plus mood of the sentence। समझाता हूं। जैसे exclaimed with wonder, surprise, joy, delight, happiness, sorrow, grief, disgust, एस्टोनिशमेंट भी लिख सकते हो आप ऊपर, वंडर वाले। जनरली 3 मूड है, वंडर, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट, मतलब आश्चर्य, है ना। वंडर, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट तकरीबन सेम मीनिंग है, सिनोनिमस है आश्चर्य। जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस तकरीबन सेम मीनिंग है, तीनों का अर्थ खुशी है। और सॉरो, ग्रीफ, डिसगस्ट तीनों का तकरीबन सेम मीनिंग है, दुखी होना, अनॉय होना, है ना, परेशान होना, काइंड ऑफ डिसगस्ट। तो जो सेड, जैसे कि ही सेड yippee वी हैव वन द मैच, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, क्योंकि yippee हम जीत गए मैच, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ, तो क्या बना इसका, देखना मैं अंडरलाइन में हाईलाइट कर रहा हूँ, ही एक्सक्लेम्ड विथ, ये तो कॉमन है, सेड की जगह ही सेड की जगह आ जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ। अब जॉय आएगा, देखो
जॉय आएगा कि वंडर आएगा कि सॉरो आएगा। अब जॉय की जगह आप अगर कभी डिलाइट, कभी हैप्पीनेस, ये तीनों तो ऑल्टरनेटिव है। वंडर, सरप्राइज, एस्टोनिशमेंट ऑल्टरनेटिव है। सॉरो, ग्रीफ, डिसगस्ट तकरीबन ऑल्टरनेटिव है। तो अब ये नॉन ही है, तीन ही है, तीन ही मूड है ना। वंडर यानी आश्चर्य वाला मूड, जॉय यानी खुशी वाला मूड, सॉरो यानी दुख वाला मूड। तो मूड तीन ही है, ठीक। ये तीन मूड लिखे हैं, आश्चर्य वाला मूड, MWD मूड, खुशी वाला मूड जिसमें आप प्रसन्न हो, खुश हो, और दुख वाला मूड जिसमें दुखी हो। तो आश्चर्य के लिए तीन है, कोई सा भी एक यूज करो। खुशी के लिए तीन है, कोई सा भी एक यूज करो। दुख के लिए तीन है, कोई सा भी एक यूज करो, ठीक। चलो, तो ही सेड की जगह हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विथ, और विथ के बाद डैश 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 ब्रैकेट में लिखा है मूड, यानी वहां उस डैश में या तो वंडर आएगा, या जॉय आएगा, या सॉरो आएगा, ठीक। वो डिपेंड करता है सेंटेंस के मूड पे, और वो तो पढ़ के पता लग जाएगा कि सामने वाला जो बोल रहा है वो खुश हुआ था कि दुखी हुआ था या आश्चर्यचकित हुआ था। ठीक है ना बच्चों, बहुत अच्छा। तो ये सेकंड सब रूल हुआ। थर्ड सब रूल, पहला एक्सक्लेमेटरी चेंजेस इनटू असर्टिव, दूसरा सेड चेंजेस टू एक्सक्लेम्ड विथ डैश, और डैश में क्या लिखना है अकॉर्डिंग टू मूड ऑफ द सेंटेंस। और क्या क्या आ सकते हैं, तो 9 वर्ड्स हैं, तीन फॉर्मेट है या तीन लॉजिक्स हैं, आश्चर्य का, खुशी का, दुख का, और हर एक के तीन तीन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं, बदल बदल के यूज कर सकते हो। काफी कुछ आपके पास कंटेंट होगा। तीसरा, इंटरजेक्शंस लाइक, अब देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए थे जब इंटरजेक्शन पढ़ाया था, इंटरजेक्शंस लाइक ये, yippee, wow, alas, etc. are removed, are removed। इंटरजेक्शन का प्रयोग नहीं होता है। अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में ये, yippee, wow, alas, हुर्रे, है ना, फ्यू, ऑफ, इस तरह की कोई भी, ऑफ तो खैर हिंदी का है, तो इस तरह का कोई भी अगर इंटरजेक्शन हो, तो वो इंटरजेक्शन इनडायरेक्ट स्पीच में रिमूव हो जाएगा, यूज नहीं होगा। आसान। तीन, रूल नंबर 8 मेन रूल, मतलब जो चेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक कंसेप्ट है, और उसमें तीन रूल हो गए, छोटे छोटे रूल, सब रूल। पहला एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव, दूसरा ये, और तीसरा इंटरजेक्शन रिमूव कर देंगे। चलो और लिखो, इसमें और रूल्स हैं। चौथा, चौथा सब रूल लिखो, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क चेंजेस टू फुल स्टॉप, चेंजेस टू फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मतलब ये, और एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब ये। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क चेंजेस टू फुल स्टॉप, जहां भी एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो हट जाएगा, और अंत में एक ही मार्क आएगा, कौन सा, फुल स्टॉप, ठीक है। फिर रूल नंबर 5 लिखो, इसमें सब रूल 5, WH वर्ड वाला अगर कुछ हो, WH वर्ड वाला एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, वाला तो ठीक है, ऑप्शनल है, लिखना मत, समझाने के लिए लिखा था। WH वर्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो अगर, तो the WH word should be replaced by appropriate adjective, और appropriate adjective मतलब according to the mood and context। जो भी आपको कंटेक्स्ट नजर आ रहा है और जो सेंटेंस का मूड नजर आ रहा है, उसके हिसाब से आप एक अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव दे सकते हो। एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते समय मैंने बताया था आपको, क्यों जरूरी था पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब समझ में आया। एडजेक्टिव मतलब वो वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो देखो
जैसे मैंने कहा व्हाट अ मैच। अब व्हाट अ मैच में कैसा मैच भैया? व्हाट अ मैच तो मेरा आश्चर्य है या मेरी खुशी हो सकती है, पर अब जब मैं इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बोलना पड़ेगा? दैट इट वाज अ ग्रेट मैच। तो ग्रेट वर्ड कहाँ था यार डायरेक्ट स्पीच में? वहां तो व्हाट था। तो दैट इट वाज अ व्हाट मैच तो बोल नहीं सकते ना। तो फिर व्हाट की जगह अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव देना पड़ेगा। एडजेक्टिव मतलब जो मैच की विशेषता बताए। तो कैसा मैच? ग्रेट मैच, नेल बाइटिंग मैच, या दैट वाज अ क्लोज मैच, दैट वाज अ रिडिकुलस मैच। अब वो डिपेंड करता है बोलने वाले का इंप्रेशन क्या है। व्हाट अ मैच तो रिडिकुलस होगा, व्हाट अ मैच तो ग्रेट होगा, है ना। तो अब वो डिपेंड करता है। अब वो बोलते समय देखो तो बात अलग है, लिखे हुए में तो पता नहीं चलता है। अब लिखे हुए में तो पता ही नहीं चलेगा सर, उसमें तो लिखा है ही सेड व्हाट अ मैच। तो डब्ल्यू एच वर्ड है व्हाट, है ना। शी सेड हाउ रोमांटिक, है ना। अब ये हाउ रोमांटिक डब्ल्यू एच वर्ड है, इसमें डब्ल्यू और एच दोनों है ना। क्वेश्चन वाला वर्ड है पर क्वेश्चन नहीं है। देखना डब्ल्यू एच से क्वेश्चन तो बनते ही है, वो तो पढ़ा ही है। कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम डब्ल्यू एच का प्रयोग करते हैं। जनरली ये दो, व्हाट और हाउ। हाउ इंटरेस्टिंग, है ना। व्हाट रिडिकुलस, व्हाट रबिश, है ना। इस टाइप से बोलते हैं ना। तो डब्ल्यू एच में ये दो जो डब्ल्यू एच है व्हाट और हाउ, इनका प्रयोग जनरली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए भी हो जाता है। क्वेश्चन तो बनते ही है इनसे, वो तो पढ़ लिया इंट्रोगेटिव, पर इनसे एक्सक्लेमेटरी भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो फिर वो जो डब्ल्यू एच वाले जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें ये yippee नहीं होते हुए अगर डब्ल्यू एच वाला वर्ड हो, व्हाट अ मैच, व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स बाय सौरव गांगुली, तो ये जो इस तरह के डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं। अब व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स में तो ब्रिलियंट आगे लिख दिया है। अगर सिर्फ इतना बोलता बोलने वाला, सुनील गावस्कर सेड व्हाट एन इनिंग्स बाय सौरव गांगुली, तो क्या करोगे? सुनील गावस्कर exclaimed with joy that it was a great innings by सौरव गांगुली। तो ग्रेट कहाँ से आया? तो ग्रेट तो व्हाट की जगह आया है। तो ग्रेट नाम का एडजेक्टिव हमने अपनी ओर से दान दिया है वहां पे। क्यों दान दिया है? क्योंकि व्हाट को हटाया जाएगा, व्हाट नहीं रह सकता इनडायरेक्ट स्पीच में। डब्ल्यू एच वर्ड तो रिप्लेस होगा, किससे रिप्लेस होगा? कोई ना कोई अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव से होगा। वो अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव किसके इच्छा पे होगा? आपकी इच्छा पे होगा। और आप अपनी मर्जी से कोई सा भी दे सकते हो नहीं, आप सेंटेंस का मूड और सेंटेंस का कंटेक्स्ट देख के पता लगाओगे कि यहाँ पे कौन सा एक अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव लग सकता है। ठीक है बच्चों, चलो। हम्म, इसका एग्जाम्पल बनाएंगे अपन। हर चीज के पहले रूल लिख लेते हैं फिर एग्जाम्पल बनाते हैं। अगला लिखो, रूल ऑफ टेंस अपनी जगह अप्लाई करेगा। रूल ऑफ टेंस विल अप्लाई, मैं ये विल को हाईलाइट कर देता हूं, अप्लाई करेगा। रूल ऑफ टेंस आया समझ? मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट वाला और जो पूरे सारे रूल लगते हैं टेंस के, वो सारे रूल लगेंगे अपनी जगह। ठीक। और बस ये 6 रूल है। सेड वाला तो बता ही दिया, सेड चेंजेस टू एक्सक्लेम्ड विथ और फिर उसके हिसाब से जो भी मूड हो। ये 6 रूल है भैया। तो पहला रूल है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चेंजेस टू असर्टिव सेंटेंस। दूसरा रूल बोलता है कि एक्सक्लेम सेड की जगह एक्सक्लेम्ड विथ और उसके बाद उसका मूड। ठीक। तीसरा रूल, वाओ yippee ये जो इंटरजेक्शन से ये रिमूव हो जाएंगे। चौथा रूल, एक्सक्लेमेटरी मार्क फुल स्टॉप बन जाएगा। फिर डब्ल्यू एच वर्ड्स रिप्लेस हो जाएंगे किसी अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव से। या तो वो एडजेक्टिव आपको सेंटेंस में दिया हुआ मिल जाए तो अपनी मर्जी से नहीं लगाना है, और सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड हटाने के बाद कोई एडजेक्टिव नजर ही ना आ रहा हो तो आपको सेंटेंस के मूड के हिसाब से अपना कोई भी एडजेक्टिव वहां पर डालना है अकॉर्डिंग टू द मूड एंड कंटेक्स्ट ऑफ सेंटेंस। और आखिरी है टेंस वाला रूल अपनी जगह लगता है। द रूल ऑफ टेंस अप्लाइज। चलो भैया कर ले सेंटेंस की प्रैक्टिस, कर लेते हैं हमेशा की तरह। चलो एग्जाम्पल्स। पहला सेंटेंस लिखो, शी सेड, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एक रूल और लिख लो यार बच्चों, सो का वेरी होता है।
सो का वेरी होता है। रूल नंबर 7 बना के या ऐसे ही लिख लो, ये याद रखना। सो अगर हो डायरेक्ट स्पीच में एक्सक्लेमेटरी में, तो सो का हम लोग वेरी करते हैं। ठीक, सो का वेरी, ये लिख लेना अपनी कॉपी में। चलो, ये डायरेक्ट स्पीच में शी सेड वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल। चलो, सैफ अली खान इज वेरी फेमस विथ हिज वाओ। सेकंड, एनी सेड, ए डबल एन आई ई, एनी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट अ रबिश आंसर, व्हाट अ रबिश आंसर। सभी तरह के रूल अपने कवर हो जाएंगे, चिंता मत करना। व्हाट अ रबिश आंसर, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तीसरा लिखो, जेनी सेड, जे ई डबल एन वाई, जेनी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हाउ स्वीट ऑफ यू, हाउ स्वीट ऑफ यू, व्हाट अ रबिश आंसर। ठीक, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा दिए हैं जहां जो लगना चाहिए, सब अपनी अपनी जगह पे है। चलो भाई, इन तीनों के बनाते हैं हम जवाब ब्लैक कलर से। शी सेड, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ, अब बताओ मेरे को विथ के आगे मूड क्या है? वाओ दिस इज सो ब्यूटीफुल, डिलाइट है ना, खुशी है, जॉय है, हैप्पीनेस है। और कोई सुंदर चीज देखे तो डिलाइट लगता है अंदर से, तो शी एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट, डिलाइट। दैट आएगा अपनी जगह, दैट तो आते ही है ना, दैट दिस इज सो ब्यूटीफुल, दैट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। पर हम दैट का इट भी कर सकते हैं, क्योंकि इट का फार अवे भी इट होता है और इट का नियर भी इट होता है। तो स्पोकन में भी अच्छा लगेगा और ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब वाज क्यों आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। और दिस का क्या होगा? वैसे दिस का दैट होता है, पर चूंकि अपन ने दैट लिखा है तो क्या बनेगा? शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा तो उसकी जगह दैट आया। नॉर्मल रूल शुरू में पढ़े थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये रूल। तो शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट, फिर दिस का एक और दैट करें तो शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट दैट वाज सो ब्यूटीफुल। गलत नहीं है ग्रामेटिकली, लेकिन अगर बोलने के ईज के लिए अगर आपको दो बार दैट आ रहा हो तो एक दैट को इट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि इट शब्द नियर और फार दोनों में एक ही रहता है, इट का चेंज नहीं होता। इट तब अगर डायरेक्ट में बोला गया इट और इनडायरेक्ट में बोला गया इट ही रहता है। ठीक, चेंज नहीं होता। जैसे दिस का दैट होता है पर इट का इट ही रहता है, तो अपन दिस का इट कर सकते हैं। तो शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट इज का वॉज हो जाएगा, सो का वेरी और ब्यूटीफुल अपनी जगह रहेगा, दैट इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी करेक्ट है। और अगर कोई बच्चा शी एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट दैट दैट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो अगर यहाँ पर आप इट की जगह दैट भी यूज करते हो तो चलेगा ग्रामेटिकली, है ना, ग्रामेटिकली चलेगा। लेकिन बोलते समय आपको ऑकवर्ड लग सकता है। शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, दैट दो बार दैट, तो शी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। दोनों सही है, पूरे दम के साथ कह रहा हूँ। चलो, एनी सेड व्हाट अ रबिश आंसर, इसका बनेगा एनी एक्सक्लेम्ड विथ, अब ये खुश हुई है रबिश आंसर, बहुत ही बकवास आंसर है। वो बोलती है ना दीपिका पादुकोण, कहाँ से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी, तो बकवास रबिश आंसर, है ना। तो एनी एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट, है ना, एनी एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट। अब आप सौरव लिख दो, पर ये कोई बहुत बड़ा दुख नहीं हो गया इसलिए, है ना, जो हल्का फुल्का कुछ अनॉय हुए हो आप या घटिया लगा है तो डिसगस्ट, दुख हुआ है तो सौरव। तीनों है एक ही कैटेगरी में, जब दुख होता हो या अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन उसमें भी आप डिग्री देखना, है ना। रबिश आंसर में आदमी सौरव नहीं होता, ग्रीफ यानी महान शोक, किसी के मरने का दुख, किसी के बिछुड़ जाने का दुख नहीं। यहाँ पर ना ग्रीफ है ना सौरव है, यहाँ डिसगस्ट है, बहुत डिसगस्टिंग है। शी एक्सक्लेम्ड विथ एम्बेरसमेंट, है ना। आपको अगर और कुछ सिनोनिमस वर्ड्स आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूज कर सकते हो आप, है ना। शी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, डिलाइट, हैप्पीनेस, एक्सटेसी, है ना। तो बहुत ही चरम सुख मिला, अगर आपको बहुत ही बहुत हायर दर्जे का सुख मिला, कोई परम आनंद,
तो आप एक्सटेसी भी लिख सकते हो। ठीक, उसी तरह यहाँ डिसगस्ट, सॉरो, ग्रीफ, एम्बेरसमेंट, अनॉयंस, है ना, जो आपको उचित लगता हो परिस्थितियों के अनुसार आप उसका प्रयोग कर सकते हो। मेरी तरफ से छूट है, लैंग्वेज छूट देती है आपको, है ना, बस बताने वाला चाहिए कि क्या क्या यूज कर सकते हैं। बता, वो 9 तो जनरली लिखा दिया मैंने, तीनों के 3-3, फिर एक्स्ट्रा भी बताते जा रहा हूँ जहां जैसी परिस्थिति आ रही है ना। लैंग्वेज में कंटेंट का खेल बहुत बड़ा। तो एनी एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, उसकी जगह आ जाएगा दैट, फिर एनी एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट दैट व्हाट अ रबिश आंसर, तो फिर दैट इट वाज अ रबिश आंसर, दैट इट वाज अ रबिश आंसर। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे इट कहाँ से आया, तो डब्ल्यू एच गया, डब्ल्यू एच वर्ड गया, उसकी जगह कोई एडजेक्टिव आना चाहिए था, पर आगे रबिश लिखा ही है कि कैसा आंसर था, रबिश, तो अलग से कोई एडजेक्टिव देने की जरूरत नहीं है। ठीक, पर व्हाट अ रबिश आंसर दिस इज, अगर पूरा बोलते ना तो वो दिस इज आता, पर इन्होंने खा गए, पर इम्प्लाइड है कि वहां दिस इज है। ठीक, तो दिस का क्या करा था अपन ने, इट, और इसका वॉज, ऊपर भी तो करा था दिस इज का इट वॉज। ठीक, तो व्हाट अ रबिश आंसर दिस इज, सर पर दिस इज लिखा तो है ही नहीं, पर वो इम्प्लाइड है कि वहां है ना, इसलिए जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो करेंगे एनी एक्सक्लेम्ड विद डिसगस्ट दैट दैट वाज अ रबिश आंसर, या दैट इट वाज अ रबिश आंसर। अगेन यहाँ पर भी दैट दो बार आप लिखना चाहो, ग्रामेटिकली करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इट का प्रयोग स्पोकन के हिसाब से अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। समझ आया यहाँ पर व्हाट अ रबिश आंसर दिस इज, कितना रबिश उत्तर है ये, है ना, क्या रबिश उत्तर है ये, तो क्या रबिश उत्तर, इतना बोल दिया, आगे ये नहीं बोला तो भी समझ जाते हैं, है ना। तो वो ये जो शब्द है वो इम्प्लाइड है, ये आपको लॉजिक लगा के चलना है। ठीक, यहाँ पर दिस इज लिखा नहीं है, पर दिस इज था, बादलों में कहीं था। ठीक है बच्चों, फिर है, वो सर एग्जाम में आया तो एग्जाम में आपको मान के चलना है कि इस तरह का कोई एक्सप्रेशन होगा, व्हाट अ ग्रेट मैच, तो दिस इज ही होगा आगे, व्हाट अ रबिश आंसर दिस इज ही होगा आगे, और लिख दे व्हाट अ ग्रेट आंसर दिस इज, तो फिर दिस इज तो है ही, तब तो इजी हो जाएगा, पर नहीं हो तो क्या करना, इसकी भी तैयारी करा दी। चलो भाई, जेनी सेड हाउ स्वीट ऑफ यू। ठीक, इसका बनेगा जेनी exclaimed with delight that it was, how हटेगा, that it was very sweet of you का क्या होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में you चेंजेस, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, तो अपन थर्ड पर्सन मान के चलेंगे। तो जेनी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम, हर, मी, कुछ भी आ सकता है, दैट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम, आप इसको मी भी कर सकते हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में। जेनी सेड टू मी होता तो जेनी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ मी, और अगर ऐसा होता है जेनी सेड टू हर, तो जेनी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हर। तो चूंकि सेड टू और आगे नाम दिए ही नहीं है तो फिर अपन अपने हिसाब से कोई सा भी कर सकते हैं, तो अपन ने हिम लिख दिया, जेनी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम। ठीक, एक चीज और, हाउ वाले जो वर्ड होते हैं इसमें भी वेरी लिखते हैं अपन, यहाँ पे एक और लिख लो, हाउ वाले जो होते हैं इसमें हाउ चला जाता है, और उस सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में फिर वेरी का प्रयोग करते हैं। हाउ रोमांटिक दैट इट वाज वेरी रोमांटिक, हाउ स्वीट दैट इट वाज वेरी स्वीट। इट वाज क्यों आया, हाउ स्वीट ऑफ यू इज दिस, ये जो चीज है ये तुम्हारी कितनी स्वीट है, मतलब वो इज दिस इम्प्लाइड मान के चलना है ना, तो इसीलिए इट वाज आएगा। जेनी एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट दैट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम। चलो अगले सेंटेंसेस लो, कहाँ क्या इम्प्लाइड मान के चलना है ये बताया नहीं जाता है, रटाए जाते हैं, है ना, और क्यों क्यों करना कि भाई वो इम्प्लाइड क्यों है, क्योंकि जब पूरा बोला जाता है तो ऐसा बोला जाता है, लेकिन स्पोकन में या रिटर्न में कई बार ऐसा लिखा नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है तो क्या हुआ, लेकिन जब उसका इनडायरेक्ट बनेगा तब तो लिखना पड़ेगा उस चीज़ को, इसलिए इनडायरेक्ट बनाते समय वो इट वॉज हो जाता है, या
दिस इज को इम्प्लाइड मान लेते हैं हम, ताकि हम उसको इनडायरेक्ट करने में आसानी रहे कि भाई दिस इज का इट वॉज या दैट वॉज करना है। ठीक, ये लॉजिक है। चलो आगे पीछे करके देख लेना, नहीं समझ में आए तो प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। आगे अपने पास वर्कशीट्स भी हैं। थॉमस सेड, थॉमस सेड, कॉमा, alas she has failed। पांचवा, चार्ली सेड, आज सारे अंग्रेज आए हैं यहाँ पे बड़े बड़े, थॉमस, चार्ली, जेनी, एनी। थॉमस सेड, चार्ली सेड, oops I made a mistake, oops I made a mistake। Direct speech। Sixth, Jack said, Jack said, comma inverted comma, woohoo, डब्ल्यू डबल ओ एच डबल ओ, ये एक इंटरजेक्शन है बड़ा मजेदार, वूहू, ये, तो वूहू भी खुशी वाले सेंस में, वूहू, यू गॉट एन ए प्लस, यू गॉट एन ए प्लस। जैक है ना भाई, अमेरिका में रहता है जैक, स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कोरी। चार्ली हमारा था टू एंड हाफ मैन में, चार्ली। थॉमस था टॉम एंड जेरी में, टॉम एंड जेरी में थॉमस वाज द नेम ऑफ द कैट, टॉम का असली नाम थॉमस था, थॉमस, थॉमस वैसे वहां वो प्रोनाउंसिएशन होता है थॉमस, ऐसा। तो जैक सेड, वूहू, यू गॉट एन ए प्लस। चलो फिर इसका क्या होगा, लेट्स सी क्या बनाते हैं अपन इनके। थॉमस या थॉमस exclaimed with alas, ओ दुख वाला है, थॉमस exclaimed with sorrow that, she का she रहेगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन, हैज का हेड हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, दैट शी हैड फेल्ड। बहुत इजी है ये वाला। तो थॉमस exclaimed with sorrow that she had failed। अगला है, चार्ली exclaimed with disgust, चार्ली exclaimed with disgust, उप्स हट जाएगा, इंटरजेक्शन हट जाते हैं, ऊपर भी अलास हट गया था, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसकी जगह दैट, दैट आई का हो जाएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, दैट ही मेड, आई मेड अ मिस्टेक, पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म, दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। तो चार्ली एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक। ठीक है, अगर लिखने करने में कुछ फ्लो फ्लो में गलत लिखा जाए तो मुझे याद दिला देना, वैसे अभी तो ठीक चल रहा है। चार्ली एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, बहुत सारा लिखना पड़ता है इंग्लिश में। जैक सेड, जैक सेड, तो सेड का क्या बनेगा, सॉरी, जैक एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस, वू हु हट जाएगा, तो जैक सेड, तो जैक एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट, अब यू गॉट एन ए प्लस का मतलब है यू हैव गॉट एन ए प्लस, और यू हैव गॉट एन ए प्लस मतलब पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा जैक एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट, अब यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है, कुछ भी मान लो, थर्ड पर्सन मान लो, तो जैक एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट ही हैड गॉट एन ए प्लस, फुल स्टॉप। तो जैक एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट ही हैड गॉटन ए प्लस। अब देखो यहाँ पे इंटरजेक्शन ये वाला मार्क आ गया एक्सक्लेमेटरी एक बार, इसलिए आखिरी में नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे भी आ गया इसलिए आखिरी में, कहीं तो भी एक बार आता है एक्सक्लेमेटरी मार्क, है ना, और वो हट जाता है, जब वो वर्ड हट जाता है उसकी जगह आखिरी में अपने इनडायरेक्ट स्पीच वाले जितने भी है सब में एक फुल स्टॉप है। तो जैक एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस दैट ही हैड गॉटन ए प्लस।
और यहाँ ही की जगह आप यू भी लिख सकते थे और शी भी लिख सकते थे, कुछ भी लिख सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो अपने हिसाब से प्रिज्यूम कर सकते थे। ठीक, चलो और लो प्रैक्टिस के लिए। 7th, he said, yay, we have won the match, we have won the मैच। चलो 8वां लिखो, मैरी सेड, मैरी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट अ सीनरी, व्हाट अ सीनरी। अगला लिखो, कैथरीन सेड, कैथरीन जेटा जोन्स, कैथरीन सेड, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। एक और लिखो 10th, हेलेना सेड, हेलेना said, comma in red, comma, hooray, the game has begun। पानी के कारण बहुत देर से रुका हुआ था, फाइनली स्टार्ट हो गया। hooray, the game has begun, the game has begun। डायरेक्ट, 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 डायरेक्ट। अब बनाते हैं इनके इनडायरेक्ट। चलो भैया ब्लैक कलर से बनाते हैं इनके इनडायरेक्ट। he exclaimed with joy that, वी का दे हो जाएगा, that they had, वी है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो ही यानी थर्ड पर्सन, तो वी का थर्ड पर्सन दे होता है, प्लूरल टू प्लूरल चलेगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे हैड, हैव का हैड क्यों, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, दे हैड वन द मैच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। फिर मैरी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, मैरी एक्सक्लेम्ड विथ, सरप्राइज भी लिख सकते हो, सरप्राइज, वंडर, एस्टोनिशमेंट, क्या सीनरी और कश्मीर कितना सुंदर है। अरे, तो मैरी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर, जॉय भी। अब वो बोलने वाले के मोड पे, अपने को यहाँ पर वाटर सीनरी और थोड़ा एक्सक्लेमेटरी लग रहा है, एक्सक्लेमेशन मतलब आश्चर्य वाला, तो मैरी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट, है ना, वाटर सीनरी दिस इज, है ना, इम्प्लाइड है दिस इज, ये वॉट और हाउ वाले में याद आ रहा है। तो मैरी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वॉज अ, अब वॉट की जगह क्या आएगा, कैसी सीनरी, तो यार वॉट अ रबिश कुछ नहीं लिखा, वॉट अ ब्यूटीफुल नहीं लिखा, वॉट अ नाइस नहीं लिखा, तो वॉट के आगे कुछ लिखा ही नहीं, सीधे सीनरी, तो कैसी सीनरी, तो वॉट की जगह कोई ना कोई एडजेक्टिव आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा, क्योंकि दिया नहीं आगे। पहले वाले एग्जाम्पल में था वॉट अ रबिश आंसर, तो रबिश दिया था, आंसर के पहले रबिश, कैसा आंसर, रबिश आंसर, तो फिर वॉट हटा था और उसकी जगह अलग से एडजेक्टिव लाने नहीं पड़ा क्योंकि रबिश पहले से था। पर वॉट हटेगा और सीनरी के लिए कोई एडजेक्टिव ऑलरेडी दिया ही नहीं है, तो फिर वॉट हटेगा तो उसकी जगह कोई एडजेक्टिव तो लाना पड़ेगा, और वो सेंटेंस के मूड के हिसाब से। ठीक, पहले का और अभी का सेंटेंस दोनों को रिलेट करा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि वहां क्यों नहीं किया था और यहाँ क्यों कर रहे हैं। ठीक, कुछ बच्चे होते हैं जिनका थोड़ा सा समझ को टाइम लगता है समझने में, है ना, या वो रिलेट करते हैं कि वहां तो ऐसा बताया था यहाँ ऐसा बता रहे हैं, तो फिर उनके दिमाग में पता नहीं क्या ही क्वेश्चन बन जाते हैं और घूम जाते हैं, तो उनको घूमना नहीं है, वहां का भी लॉजिक दिया था, यहाँ का भी लॉजिक दिया है, आगे पीछे करके देख लेना, कॉल कर लेना, व्हाट्सएप कर देना, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो आपको बताया जा रहा है उसको प्रेम से सुन लो, सही है, बिल्कुल गारंटीड। ठीक, ध्यान से सुनोगे जीवन में कभी गलती नहीं होगी। तो मैरी एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीनरी, सीनरी जो हम देखते हैं साइट सीइंग पे गए, सीनरी बनी हुई भी होती है कई बार दीवारों पे भी,
अब वो सीनरी लाइव है और रियल है या बनावट वाली है, चित्र वाली है, कोई सी भी हो सकती है। कैथरीन एक्सक्लेम्ड, मूड बताना। कैथरीन एक्सक्लेम्ड विथ एस्टोनिशमेंट भी हो सकता है। वाटर शॉट, है ना, ऐसे भी हो सकता है। और वाटर शॉट यार, है ना, किसी ने नॉर्मली छक्का मारा, बिल्कुल एकदम हेलीकॉप्टर शॉट धोनी ने मारा, व्हाट अ शॉट। तो खुशी भी हो सकती है, और एकदम ही अजीब सा नया शॉट मारा, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कोई शॉट मार सकता है, तो एस्टोनिशमेंट भी हो सकता है। अब ये तो बोलते समय जब देखेंगे तब पता लगा लेंगे, लिखे हुए में तो पता लगता नहीं है। अब लिखे हुए में क्या माने कि यहाँ जॉय आएगा कि एस्टोनिशमेंट आएगा, तो अपने बुद्धिमानी का प्रयोग करना है, जो आपका मन करे। तो यहाँ अपन एक काम करते हैं, कैथरीन एक्सक्लेम्ड विथ, अगेन एस्टोनिशमेंट कर देते हैं, विथ एस्टोनिशमेंट। तो कैथरीन एक्सक्लेम्ड विथ एस्टोनिशमेंट दैट इट वॉज, अब व्हाट अ शॉट में अगेन वही तकलीफ है, व्हाट अ ग्रेट शॉट नहीं लिखा है, व्हाट अ बैड शॉट नहीं लिखा है, व्हाट अ नाइस शॉट नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। तब अपने हिसाब से कुछ भी लिख दो, एक एडजेक्टिव दे दो। पर मेरी इच्छा हो रही कि मैं इसको एक इनोवेटिव शॉट दे दूं, ऐसा शॉट कभी देखा ही नहीं, तभी तो आश्चर्य हुआ, क्या मारा यार, यहाँ पे बिल्कुल पीछे घूम के ऐसे छक्का ही मार दिया। तो कैथरीन एक्सक्लेम्ड विथ एस्टोनिशमेंट दैट इट वाज एन इनोवेटिव शॉट। ये मैंने अपने दिमाग से यूज किया है, आप चाहो तो कुछ और बना दो। आप इसका ये भी बना सकते थे, कैथरीन एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज अ ब्रिलियंट शॉट, तो भी चलता। कैथरीन एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट दैट इट वाज अ सुपर शॉट, तो भी चलता। सब चलता है ना, अपनी बुद्धिमानी में और अपने विवेक से जो आपको उचित लगे वो यहाँ प्रयोग कर सकते हो, लेकिन कुछ नया तो बताओ कि ऐसा भी यूज कर सकते हैं। टीचर तो कुछ नया बताए, बच्चा तो इजीएस्ट वे फाइंड आउट करेगा। एक बच्चे से पूछा, बोले कहाँ रहते हो, तो बोले विशाखापट्टनम, तो बोले स्पेलिंग बताओ, बोले सर मैं गोवा में रहता हूँ। समझ रहे हो, अगर स्पेलिंग ही पूछने वाले हो तो बहुत कठिन पड़ जाएगा यार, तो फिर तो मैं गोवा रहता हूँ, स्पेलिंग इजी है बताने में, है ना। तो ये बच्चे ऐसे करते हैं, दे ऑलवेज वांट इजीएस्ट थिंग। लेकिन टीचर बदमाश है अगर वो फील गुड कराए बच्चे को, है ना, सिर्फ फील गुड कराने के लिए इजी वे आउट बता दो, मोटा मोटा रटा दो, बस काम हो जाए, एग्जाम में नंबर आ जाए। तो यार एग्जाम में पढ़ने की पढ़ाई को पढ़ाई थोड़ी बोलते हैं। पढ़ाई तो लर्निंग है, पढ़ाई नॉलेज है, पढ़ाई फन है, पढ़ाई एनलाइटनमेंट है ना। और एग्जाम में उसको अप्लाई करके आना है बस। ठीक, तो एग्जाम का रिजल्ट हार्डली मैटर्स इन लाइफ, है ना। मैं आपके सामने बैठा हूँ, बहुत सारे आपके अच्छे अच्छे टीचर्स हैं अकेडमी पे, सभी अपने अपने जगह अच्छे टीचर्स हैं। आप उनके अगर एकेडमिक्स देखोगे तो देवर ऑल ऑलमोस्ट एवरेज। ठीक है, बहुत कम ए आई आर होते हैं, ए आई आर हो तो अच्छी बात है, और पर एवरेज भी हो सकता है टीचर, लेकिन अगर नॉलेज अच्छा है आपका, है ना, तो आप कितना भी आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, स्काई इज द लिमिट। तो पढ़ाई नॉलेज के लिए होनी चाहिए। चल, इसलिए ये चीज बताई कि इसको ऐसा भी करो वैसा भी करो, एक ढर्रे पे नहीं चलाना है अपने को कि बस एक वर्ड यूज किया, जॉय 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 अधिकतर, और फिर सब जगह ग्रेट शॉट ग्रेट शॉट ग्रेट शॉट करो। नहीं, बदल बदल के। फिर हेलेना सेड, हेलेना एक्सक्लेम्ड विथ, हेलेना एक्सक्लेम्ड विथ जॉय डिलाइट हैप्पीनेस। और क्या यूज कर सकते हैं, यूफोरिया। यूफोरिया यानी भी खुशी, पर वो बहुत ही एक मदहोशी वाली खुशी होती है ना, ड्रग वग लेने के बाद जो लोगों को होती है, टीवी पे दिखाते हैं यूफोरिया। तो एक्सटेसी, एक्सटेसी फिर बहुत चरम लेवल की, हाई लेवल की खुशी है। तो गेम शुरू होने पे उस लेवल की नहीं होती, है ना, गेम जीत जाओ तो बोल सकते थे। तो हेलेना एक्सक्लेम्ड विथ नॉर्मल हैप्पीनेस, तो डिलाइट हैप्पीनेस जॉय, और कोई वर्ड हो तो वो यूज कर सकते हो। तो हेलेना एक्सक्लेम्ड विथ हैप्पीनेस या जॉय दैट द गेम, प्रेजेंट परफेक्ट टू पास्ट परफेक्ट, तो हैज बिगन का हो जाएगा हैड बिगन, दैट द गेम हैड बिगन। परफेक्टली डन। 10 एग्जांपल्स आया बच्चों। तो हेलेना एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट द गेम हैड बिगन। बहुत अच्छा, चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं। अब मजे की बात देखो, आप रूल नंबर 9 ले लो।
रूल नंबर 9 ये बोलता है चेंज ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस और इस रूल नंबर 9 के जो सब रूल्स हैं तकरीबन सारे सेम है जो एक्सक्लेमेटरी के थे। ठीक, इसको मैं करके बताता हूँ। इसके एग्जांपल, इसके रूल भाई एक्सक्लेमेटरी में ही ले लेते हैं कई कई लोग तो ऑप्टेटिव को। सिर्फ अपन ने अलग लिया क्योंकि रेनन मार्टिन अलग बोलता है, बड़े बड़े लॉरेल्स इंग्लिश के अलग बोलते हैं, इसलिए अलग लेते हैं। लेकिन इसके चेंजेस के जो रूल हैं वो सारे वही हैं। चलो तो इसके बनाते हैं एग्जाम्पल्स डायरेक्ट। पहला, ही सेड टू हिज सन। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें विशेस, ग्रीटिंग्स, ब्लेसिंग्स, दुआएं, ग्रीट करना किसी को भी दुआ देना, ग्रीट करना किसी को आशीर्वाद देना, ये सब होता है। तो ही सेड टू हिज सन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू ग्रो वाइजर, मे यू ग्रो वाइजर। कैसे चेंज होगा ये, इसका पहले चेंज करके डायरेक्टली बताता हूं मैं। इसका होगा ही, अच्छा देखो, मे यू ग्रो वाइजर ये आशीर्वाद नजर आ रहा है। ये ग्रीट, पिता पुत्र को ग्रीट करता है कि ब्लेस करता है? ब्लेस करता है। तो ही ब्लेस्ड हिज सन, सेट टू चेंजेस टू ब्लेस्ड। तो रूल क्या बना, रूल बना सेट टू एक्सक्लेम्ड की जगह चेंजेस टू ब्लेस्ड या ग्रीटेड या विश्ड। ठीक, तो एक रूल बन जाएगा सेट टू चेंजेस टू ब्लेस्ड, विश्ड या ग्रीटेड। तो जहां आपने एक्सक्लेमेटरी के रूल लिखे थे वहां ऑप्टेटिव का डाल के ये एक पॉइंट डाल देना कि बट इन केस ऑफ ऑप्टेटिव सेट टू चेंजेस टू ब्लेस्ड, विश्ड और ग्रीटेड। चलो, तो ही ब्लेस्ड हिज सन, सेट टू की जगह ब्लेस्ड आ जाएगी। ही ब्लेस्ड हिज सन दैट। ठीक, दैट। अब मे यू ग्रो वाइजर, अगर यहाँ पे फिर मे से या माइट से शुरू करेंगे तो वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्टेटिव चेंजेस टू एसर्टिव, रूल वही है जो रूल नंबर 8 का सब रूल था, ऑप्टेटिव चेंजेस टू एसर्टिव। तो ही ब्लेस्ड हिज सन दैट, यू का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लड़का है थर्ड पर्सन, दैट ही, मे का हो जाएगा माइट, दैट ही माइट ग्रो वाइजर। ठीक, हाँ एक चीज है इसमें रूल ऑफ टेंस नहीं लगता। ठीक, रूल ऑफ टेंस क्यों नहीं लगता, क्योंकि मे का माइट यानी मॉडल वर्ब, और ये बताया था जहां मॉडल वर्ब आती हूँ वहां पर रूल ऑफ टेंस नहीं लगता है। तो ही ब्लेस्ड हिज सन दैट ही माइट ग्रो वाइजर। आया बच्चों को ये वाला समझ कैसे किया? तो रूल नंबर 8 में जो रूल है तकरीबन वो सारे रूल लगते हैं, तकरीबन शब्द, लॉ का भी टीचर हूं इसलिए संभल के नाप तोल के बोलना मुझे आता है। तकरीबन यानी कि सारे रूल लगेंगे, कुछ एक नहीं भी लगते हो तो वो अपन यहाँ बात करते करते निकाल लेंगे। अब रिपीट में करेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा जाता है, एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है अपने को, कोर्स भी टाइम से करना है ना। लेक्चर बढ़ाते जाओ, मैं आपको 3 महीने तो ग्रामर पढ़ा सकता हूँ, है ना। यही सब चीजों की और प्रैक्टिस और अलग अलग तरीकों से ना, एक एक चीज को पचासों पचासों सेंटेंस पर एक लिमिट कहीं तो रखना पड़ेगी ना हमको। इसलिए तक तकरीबन सब कुछ सेम है, एक आध दो चीज अलग है, जैसे कि वहां सेट टू का एक्सक्लेम्ड विथ होता है, यहाँ सेट टू का ब्लेस्ड या विश्ड या ग्रीटेड होगा। और दूसरा वहां रूल ऑफ टेंस लगता है एक्सक्लेमेटरी रूल नंबर 8 में, उसके सब रूल में, जबकि यहाँ पर रूल ऑफ टेंस नहीं लगता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मॉडल वर्ब आ जाती है इसलिए, है ना, जहां जहां मे वगैरह होगा। चलो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल एक साथ लिख लेता हूं मैं। सेकेंड, द ग्रैंड मॉम सेड, द ग्रैंड मॉम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। बहुत अच्छा, एक और लेते हैं पहले तीसरा। द स्टूडेंट सेड टू टीचर, द स्टूडेंट said to the teacher
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिए जहां जहां लगने थे, ताकि वो रूल भी याद रहे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क चेंजेस टू फुल स्टॉप। ये डायरेक्ट है, इसके इनडायरेक्ट बना रहे हैं। इसका आएगा द ग्रैंड मॉम, सेकेंड वाले का, द ग्रैंड मॉम। अब बता दो मुझे इसमें विश्ड है कि ब्लेसिंग्स है? ब्लेसिंग्स है भाई। दादी तो पोते को या पोती को ब्लेसिंग ही देगी। तो द ग्रैंड मॉम सेड, और ग्रैंड मॉम यानी कि रिश्ता मालूम पड़ गया, तो किससे कहा होगा? निश्चित रूप से ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन से कहा होगा, ये तो तय है। सर लिखा कहाँ है कि ग्रैंड सन से बोला? अरे भाई, द लेडी लिखा होता तो हम कंफ्यूज जाते कि लेडी ने किससे बोला। लेकिन ग्रैंड मॉम शब्द का अर्थ ही यही है कि ग्रैंड मॉम के अगर कैपेसिटी में वो बोल रही है, इसका मतलब जिससे बोल रही है वो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ही होगा, है ना? इस लॉजिक से आपको ऑटोमेटिकली पता लग गया। तो क्या पता लगा? द ग्रैंड मॉम ब्लेस्ड हर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर। ठीक, दोनों इसलिए लिख रहा हूं ताकि पता लग जाए, आई एम नॉट जेंडर बायस्ड। तो द ग्रैंड मॉम ब्लेस्ड हर ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर जो भी है, दैट ही शी, आपको कोई एक लिखना है ना, ये लिखो तो ही लिखना और ग्रैंड डॉटर लिखो तो शी लिखना। दैट ही शी, मे का माइट हो जाएगा, दैट शी माइट लिव, लिव का लिव्ड नहीं होगा, माइट है ना, मॉडल वर्ब होता है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहती है, दैट शी माइट लिव लॉन्गर या दैट ही माइट लिव लॉन्गर। तो द ग्रैंड मॉम ब्लेस्ड हर ग्रैंड सन दैट ही माइट ग्रो लिव लॉन्गर, या द ग्रैंड मॉम ब्लेस्ड हर ग्रैंड डॉटर दैट शी माइट लिव लॉन्गर। ठीक, अब आगे बार बार नहीं करूंगा, ये एक बार बता दिया कि ऑप्शन रहता है यहाँ पर। ग्रैंड मॉम ने कहा, किससे कहा ये तो पता ही नहीं चला, तो फिर आपको कैसे पता लगाया? ग्रैंड मॉम शब्द से ही रिश्ता पता लग गया कि किसको कहा होगा। ये लॉजिक है ना? बिना लॉजिक के काम नहीं होता। एलआर पढ़ते हो आप तो लॉजिकल बच्चे हो। फिर द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, यहाँ भी द टीचर नहीं लिखते तो समझ में आ जाता। क्यों? आप समझ लेते या तो प्रिंसिपल या टीचर। स्टूडेंट की अवस्था में जब कोई बोलेगा, स्टूडेंट किसका होता है? स्टूडेंट टीचर का ही होता है। घर के बाहर किसी व्यक्ति को जनरली नहीं कोई रिश्ता स्टूडेंट का बनाता है। घर के बाहर आप अंकल हो सकते हैं, आपके घर के बाहर आपके माता पिता हो सकते हैं, कजिन हो सकते हैं, घर के बाहर बहुत रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट वर्ड बोलते ही अगर कोई रिश्ता बनाना हो तो उसके साथ टीचर की बात होगी, है, या प्रिंसिपल की। तो द स्टूडेंट, टीचर को आप ग्रीट करते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। तो द स्टूडेंट ग्रीटेड द टीचर गुड मॉर्निंग। यहाँ पे दैट नहीं आएगा, है ना, ग्रीट वाले सेंटेंसेस में। द स्टूडेंट ग्रीटेड द टीचर दैट गुड मॉर्निंग। द स्टूडेंट टीचर ग्रीटेड द टीचर गुड मॉर्निंग। ये ठीक है, ये वाला जो फॉर्मेशन है अपना ग्रीट वाला। द स्टूडेंट ग्रीटेड द टीचर, सेड टू का हो गया ग्रीटेड, ग्रीट करते हैं स्कूल में टीचर को। द स्टूडेंट ग्रीटेड द टीचर गुड मॉर्निंग। ये ग्रीट वाले में और विश वाले में, है ना, ग्रीट वाले में और विश वाले में दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। ब्लेसिंग वाले जो होते हैं जिसमें जनरली मे का प्रयोग होता है, इसमें दैट का प्रयोग, या मे से मत याद रखो, इसमें दैट का प्रयोग होता है, THAT दैट का प्रयोग होता है। चलो चौथा सेंटेंस लिखो, मजा आएगा। द residents of the society said to one another. The residents of the society said to one another. क्या? हैप्पी दिवाली। पांचवा लिखो,
द मदर सेड टू सन, द मदर सेड टू हर सन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू बी ब्लेस्ड। अब देखो, पहले इसके बना लेते हैं। ब्लैक से करते हैं, ये डायरेक्ट है और हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। ब्लैक से बनाते हैं, ब्लैक से। चलो, तो द रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी greeted greeted one another हैप्पी दिवाली। खत्म। दैट नहीं आता इसमें। तो द रेसिडेंट्स ऑफ द सोसाइटी ग्रीटेड वन अनदर हैप्पी दिवाली। अगला, ऐसे इस तरह के एग्जाम में कम आते हैं, पर फिर भी अपने को आना सब चाहिए भैया, है ना। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हम, सिर्फ करियर ओरिएंटेड, लाइफ ओरिएंटेड पढ़ते हैं। फिर द मदर सेड टू हर सन, तो द मदर आगे क्या है, मे यू बी ब्लेस्ड, तो द मदर ब्लेस्ड हर सन दैट, ही का यू हो जाए, दैट ही माइट बी ब्लेस्ड। मदर ने अपने बच्चे को क्या आशीर्वाद दिया, मे यू बी ब्लेस्ड, तुम हमेशा ब्लेस्ड रहो, तुम पे सदा आशीर्वाद बना रहे। तो मदर ने अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हुए कहा कि उस पर आशीर्वाद बना रहे। ठीक, तो द मदर ब्लेस्ड हर सन दैट ही माइट बी ब्लेस्ड। मे का माइट, और मे वाले सेंटेंस में दैट भी हो रहा है और मे का माइट भी हो रहा है, दैट कंजंक्शन भी आ रहा है। अगला लिखो, छठा, द ग्रैंडफादर सेड मे यू विन द मैच। प्रैक्टिस हो रही है अब तो बस। द ग्रैंडफादर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू विन द मैच। चलो भाई, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, डायरेक्ट है। तो द ग्रैंडफादर, अब देखो, अब ये मैच वेच जीतने का आशीर्वाद कम और विशेष ज्यादा होती है, तो आप यहाँ पे विश का प्रयोग कर सकते हो, ब्लेस का भी कर सकते हो, विश का भी। तो द ग्रैंडफादर, पर चूंकि ये ग्रैंडफादर का रिश्ता है तो बड़ों के साथ ब्लेसिंग ही चलती है, बड़े ब्लेसिंग देते हैं। तो द ग्रैंडफादर ब्लेस्ड हिज ग्रैंडसन दैट ही माइट, विन का विन ही रहेगा फर्स्ट फॉर्म, दैट ही माइट विन द मैच। क्यों, क्योंकि मे माइट मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स में सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म रहता है वर्ब का। तो द ग्रैंडफादर ब्लेस्ड हिज ग्रैंडसन दैट ही माइट विन द मैच। ठीक है बच्चों, एक और लिखो लास्ट। बहुत सारी प्रैक्टिस की आज हमने तगड़ी। द फ्रेंड सेड टू हिम, द फ्रेंड्स सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू स्कोर एन AIR। ये मेरी आप लोगों के लिए भी दुआ है, मे यू स्कोर एन AIR। इन सब में लगा लेना अपने हिसाब से एक्सक्लेमेटरी मार्क। चलो, इसका बनेगा द फ्रेंड्स विश्ड हिम, ये विश है, फ्रेंड्स तो विश करेंगे। अब गुड मॉर्निंग हैप्पी दिवाली तो है नहीं कि ग्रीट करेंगे, और दुआ कर रहे हैं मतलब विशेस दे रहे हैं। तो द फ्रेंड्स विश्ड हिम दैट ही माइट स्कोर एन ऑल इंडिया रैंक इन डायरेक्ट स्पीच, direct speech. The friends wished him that he might score an AIR। आया बच्चों, ये है पार परफेक्शन, है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस काफ़ी जगहों पर छुड़वा दिए जाते हैं, या फिर सिर्फ जहाँ प्रोफेशनली इंग्लिश पढ़ाई जाती है वहीं पे पढ़ाए जाते हैं। CA BA के कोर्स में और इस तरह के कोर्सेज में छुड़वा दिए जाते हैं, लेकिन छोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है,
है ना, अच्छे से करने की इसमें स्कोप था। हमने रूल नंबर 9 बना के इसके अंदर कोई सब रूल अलग से नहीं लिखे, क्योंकि इसके जो सब रूल थे वो तकरीबन सेम थे, बस एक अंतर था, दो अंतर थे, सेट टू की जगह। तो आप चाहो तो मैं वापस बता देता हूँ। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड टू या सेड की जगह आता है या तो विश्ड या ग्रीटेड या ब्लेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द BLESSED, ब्लेस्ड डिपेंडिंग ऑन द मूड। ठीक, दूसरा रूल ऑफ टेंस, डज नॉट अप्लाई, और दैट का प्रयोग होता है मे वाले सेंटेंस में, है ना। जो मे से शुरू होने वाले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें दैट कंजंक्शन का प्रयोग होता है, दैट कंजंक्शन का प्रयोग होता है, या सीधे इंग्लिश में लिख लेते हैं, दैट कंजंक्शन इज यूज्ड। जबकि विश्ड में और ग्रीटेड में दैट का, ही विश्ड हिम दैट, और विश्ड में भी हो जाता है मे और, अभी ठीक है ना, मे ही तो है तभी तो विश हुआ है, तो दैट कंजंक्शन इज यूज्ड। चलो भाई, ये हो गई हमारी आज की बात। अब दो ईडियम अगर आप लेना चाहते हो तो दो ले लो, आज टाइम बहुत हो गया है वैसे। दो छोटे छोटे और बढ़िया बढ़िया प्यारे से ईडियम मैं दे देता हूँ मेरे खजाने में से। ईडियम का रंग हरा ले लेते हैं। ईडियम ऑफ द डे, आज के दो ईडियम्स। ये लिख लो, टू लिक वंस शूज, टू लिक वंस शूज। आजकल की कड़क भाषा में फिर शूज की जगह एस करते हैं कोई कोई, और इसके ऊपर अपग्रेड का एक कभी ऐड भी आ रहा है ना, जिसमें वो आते हैं एम्प्लॉय और फिर वो एस यानी गधे को चाटते हैं। तो दे आर सिंबलाइजिंग कि इफ़ यू लिक समवंस एस तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपके पास टैलेंट है, डिग्री है, नए नए कोर्स से अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो और अपडेट कर रहे हो, तो आपको किसी को लिक करने की जरूरत नहीं होती। तो शूज यानी जूते या तलवे, वैसे जूते पर हिंदी में अपन तलवे चाटना बोलते हैं। तो किसी के जूते चाटना, या यूं कहे किसी के तलवे चाटना, यानी कि किसी की बटरिंग करना, किसी के आगे इस तरह से पेश होना कि फिर वो आपको फेवर करे। तो इसका मीनिंग लिखो, टू हम्बल वंस सेल्फ, यानी अपने आप को बहुत नीचे गिरा लेना, टू हम्बल वंस सेल्फ टू गेन फेवर्स। इसका एक सेंटेंस बनाता हूँ, कम वॉट में आई विल नेवर लिक हिज शूज। कम वॉट में एक इंग्लिश फ्रेज है जिसका अर्थ होता है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, कम वॉट में, भाई भले ही निकाल दे पर मैं उसके तलवे नहीं चाटूंगा। कम वॉट में आई विल नेवर लिक हिज शूज। और ऐसे भी बना सकते हो कि इन इन द करंट सिनेरियो, इफ यू डू नॉट लिक योर बॉस शूज, इट्स वेरी अनलाइकली दैट यू विल गेट अ प्रमोशन, है ना। तो ये ऐसा भी बन सकता है, आज के सिनेरियो में अगर तुम अपने बॉस के तलवे नहीं चाटोगे तो बहुत मुश्किल है कि तुमको प्रमोशन मिले। ठीक, एक और बहुत अच्छा है, अपने को करना नहीं ना, इसलिए मैंने पहला वाला बनाया, वही करना है। कम वॉट में आई विल नेवर लिक हिज शूज। क्या भैया, स्वाभिमान से और खुददारी से बढ़ के कुछ नहीं है। नवाज देवबंदी बोलते हैं कि सफर में आंधियां आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सुनो, चार लाइन याद आ रही है आपको, कभी किसी ने सुनाई होगी, कहीं सुनी होगी आपने। चार लाइन के बाद दो लाइन और बोली जाएगी, उन दो लाइन पे ये शेर मुकम्मल होगा। तो नवाज देवबंदी बोलते हैं कि सफर में आंधियां आए तो हिम्मत और बढ़ती है, सफर में आंधियां आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, और मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, तनकीद यानी कमेंट, गौर, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है ना। अब जो अगली दो लाइन बोलूंगा इसी मिसरे की, वो ठक करके लगेगी तो बताना, शेर की दो लाइनें कि सफर में आंधियां आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, मेरी कमजोरियों पर जब कोई तनकीद करता है, वो दुश्मन क्यों ना हो उससे मोहब्बत और बढ़ती है, और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। वाह, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। बिकना मत यार, जूते मत चाटना किसी के, अपने टैलेंट, अपने कंटेंट, अपने कैलिबर के दम पे पूरी दुनिया आपकी है यार, है ना। बहुत अच्छा।
चलो फिर बात बात में एक और रख देते हैं। अगला लिख लो, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट, इसका अर्थ होता है कंप्लीटली या थरली। कंप्लीटली या थरली। जैसे भाई, सचिन तेंदुलकर इज एन आउट एंड आउट जेंटलमैन। सचिन तेंदुलकर इज अ कंप्लीट जेंटलमैन। महेंद्र सिंह धोनी इज एन आउट एंड आउट काम कैप्टन। थरली काम, कम वॉट में, ही विल नेवर शो हिज इमोशंस। है ना, चाहे जो हो जाए वो अपने इमोशंस कभी शो नहीं करता। महेंद्र सिंह धोनी, बाय गॉड, आउट एंड आउट भाई, he is an out and out expert in English, complete expert kind of। तो ये दो इडियम हुए आज के, है ना, समय कम है, दो ही लेते हैं। आप लोगों ने बहुत 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 प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। अगली मुलाकात करते हैं अपन कल। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।